खबर है जहां पर यूजीसी का बड़ा एक्शन। अलवर के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट को घोषित किया फर्जी। यूजीसी ने फेक यूनिवर्सिटी की सूची में शामिल किया। संस्थान को डिग्री देने का नहीं है कोई अधिकार। संस्थान को यूजीसी एक्ट 1956 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है और इसीलिए फर्जी यूनिवर्सिटी लिस्ट में से शामिल किया गया है मान्यता प्राप्त न होने के चलते। यहां से जारी डिग्री, उच्च शिक्षा और नौकरी में अमान्य छात्रों को, अभिभावकों को एडमिशन नहीं लेने की चेतावनी दी गई है। यूजीसी ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर सख्त हिदायत दी है। फर्जी संस्थान में दाखिला लेने से करियर हो सकता है बर्बाद। छात्रों से अपील, एडमिशन से पहले मान्यता जरूर जांचें। आप किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं तो उस कॉलेज की मान्यता है कि नहीं, उसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट को फर्जी घोषित किया गया है, यानी कि फेक यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कॉलेज नहीं है और अब यूजीसी ने बड़ा एक्शन इस पर लिया है और ये साफ कर दिया है कि इस तरह की यूनिवर्सिटीज जो अपने आप को फेक रूप से दिखाती हैं कि हम यूनिवर्सिटी का दर्जा हमारे पास है, लेकिन नहीं होता है, और उसके बाद इनके द्वारा जो डिग्रियां दी जाती हैं स्टूडेंट्स को वो अमान्य रहेंगी। यूजीसी ने ये साफ कर दिया है। वहीं जयपुर से खबर है जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को बैठक की है। मुख्यमंत्री कार्यालय में राज उन्नति की तीसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं पर चर्चा हुई है। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम की अध्यक्षता में बैठक में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं पर गहनता के साथ हुई चर्चा। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो लगातार प्रदेश के अंदर अलग अलग मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री इस वक्त बैक टू बैक मीटिंग्स भी ले रहे हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। राज उन्नति की तीसरी बैठक आयोजित हुई है जिसमें तमाम अधिकारी शामिल हुए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। जयपुर में यह मीटिंग मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय में राज उन्नति की तीसरी बैठक आयोजित। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, क्या कुछ अहम मुद्दे इस बैठक को लेकर सामने आ रहे हैं? आज राज उन्नति की बैठक हुई है, तीसरी बैठक ली है और इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर भी हैं और साथ ही इसके सभी कार्यों पर ध्यान भी रखते हैं, क्योंकि इससे सीधा आम जनता की योजनाओं का जुड़ा मामला रहता है। सीधे आम जनता से जुड़ी योजनाएं प्रभावित होती हैं। ऐसे में राज उन्नति के माध्यम से आने वाले जितने भी मामले हैं उनको समय पर समाधान किया जाए और आगे इसको और कैसे बेहतर किया जाए, इन तमाम चर्चों पर हुई है। हर बिंदुवार चर्चा हुई है। तमाम जो पब्लिक की समस्या है उनको लेकर चर्चा हुई है। आगे बड़ी योजनाओं को लेकर चर्चा हुई है और इसको कैसे जवाबदेही बनाया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा हुई है। कुल मिला के मकसद यही है कि कई बार ये होता है कि एक आम व्यक्ति अपनी समस्या के लिए दर दर भटकता रहता है लेकिन उसको विश्वास नहीं मिल पाता है। तो ये लैकुना कैसे खत्म हो। एक व्यक्ति, जैसे उद्योग में हम कहते हैं सिंगल विंडो का मामला, ऐसे व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान के लिए एक पर्टिकुलर स्थान पर जाए, एक जगह कुछ पोर्टल पर जाए और उसकी समस्या का समाधान हो। इस दिशा में लगातार सीएम भजनलाल शर्मा का फोकस है। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की बैठक ली है, उनको दिशा निर्देश दिए और इसको बेहतर करने के उनको आदेश दिए हैं। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हुई है महत्वपूर्ण बैठक और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। वहीं बारां के अंता से खबर है जहां पर नेशनल हाईवे 27 पर सड़क हादसा हुआ है। अडूसा निवासी गायत्री प्रजापति अपनी पत्नी और बालक के साथ बाइक से अंता जा रहे थे, तभी रास्ते में भगवान बोहरा की बाउंड्री वॉल के पास पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई है जबकि उसका पति और बालक घायल हो गए। घटना के बाद लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। घायल पति और बालक को तुरंत अंता अस्पताल लाया गया जहां पर उनका उपचार जारी है। मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और हादसे की वजहों का पता लगाया जा रहा है। एक्सीडेंट का मामला है कि डोलिया फार्म के पास में एक मोटरसाइकिल है और जिस पर 3 बैठे थे, जो कृष्ण मुरारी और उसका लड़का और उसकी पत्नी गायत्री बाई, तीनों ये अंता आ रहे थे अपरायता से।
एक ट्रक वालों ने पीछे से टक्कर मार दी। जो ओन छोटे जो पत्नी जो गायत्री थी वो ख़त्म हो चुकी है जेरी इलाज, और उसका बच्चे का इलाज चल रहा है। परिजन अभी आ रहे हैं जो रिपोर्ट देंगे। वहीं श्रीगंगानगर में बीती रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में घायल आरोपी का तार कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ पाया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि बदमाश ने पड़ोसी हनुमानगढ़ में पहले रेकी की थी और जिससे किसी बड़ी वारदात की आशंका जताई जा रही है। बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने पुष्टि की कि आरोपी के आपराधिक नेटवर्क और गैंग से जुड़े संभावित संबंधों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की कोशिश में जुटी है, जबकि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। ये एक शूटर है, तो इसके अलावा उसका और भी क्राइम रिकॉर्ड है जो आपसे बाद में शेयर करेंगे। इंटरोगेशन चल रहा है इंजर्ड होने के बाद में, लेकिन अब अभी यही पता लगा है कि एक कोई हनुमानगढ़ में किसी व्यक्ति की इसने रेकी की थी, उसके और भी साथी थे और ये बीच में आकर के यहाँ पे गया था। तो बाद में ये पता लगा, तो इसका और जो पुराना कहाँ का इसने रेकी किया, इसका बहुत सारा हैवी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उसको पता कराएंगे। जयपुर में भी है, आउट ऑफ जयपुर भी है, तो गैंग के कौन कौन सदस्य है उनका सबका हम पीछा कर रहे हैं और उसमें बाकी लोग हैं उनको भी अरेस्ट करेंगे। हाँ, वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन हनुमानगढ़ में एक व्यक्ति को इसने उसकी रेकी करी थी, इसने और इसके कुछ साथियों ने, तो वो प्रकरण भी वहां पे कल दर्ज हुआ है। कौन से गैंग से? ये गैंग जो है आपका लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ था ये, और बाकी इनके जो उसका इनडायरेक्ट कनेक्शन था तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। थ्रू जो कोई वहीं करौली जिला पुलिस को सड़क सुरक्षा मजबूत करने और यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई के लिए रडार और कैमरों से लैस अत्याधुनिक इंटरसेप्टर मोटरसाइकिल मिली हैं। पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने हरी झंडी दिखाकर इस बाइक को रवाना किया। एसपी ने बताया कि यह हाईटेक मोटरसाइकिल आधुनिक स्पीड रडार और कैमरों से सुसज्जित है, जो तेज गति से वाहन चलाने वालों को दूर से ही चिन्हित कर सकेगी। साथ ही इसमें ऑनलाइन चालान मशीन और संचार उपकरण भी लगे हैं, जिससे मौके पर ही कार्रवाई संभव होगी। तंग रास्तों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ये बाइक गश्त और अपराध नियंत्रण में अधिक प्रभावी साबित होगी। नेशनल हाईवे और मुख्य सड़कों पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए भी इसका विशेष उपयोग किया जाएगा। इस पहल से जिले की पुलिसिंग और अधिक आधुनिक और प्रभावी होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं डीडवाना जिले में 27 मार्च से नहरबंदी शुरू हो गई है। बता दें कि डीडवाना जिले को मीठा पानी सप्लाई करने वाली इंदिरा गांधी मुख्य नहर में साफ सफाई और मरम्मत कार्य के चलते 27 मार्च से 10 मई तक पानी की आपूर्ति बंद रहेगी। जलदाय विभाग ने भजनलाल सरकार के निर्देशानुसार व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं ताकि पानी की आपूर्ति नियमित और संतुलित बनी रहे। हमारी टीम ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। आपको पता है नहरबंदी आज से चालू हो गई है, परंतु विभाग के पास सफिशिएंट स्टॉक है पानी का नौखादिया के अंदर, जिससे जो जिले के आमजन है उनको किसी भी प्रकार की पेयजल की कोई समस्या नहीं आएगी। वर्तमान में जो पेयजल का समय अंतराल है, जो अवधि है, उसी तरीके से पेयजल उपलब्ध किया जाएगा सभी उपभोक्ताओं को। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, कहीं पेयजल की समस्या है, तो वहाँ पर हैंडपंप ट्यूबवेल है, उनको रिपेयर किया जा रहा है, उनसे भी सप्लाई सुचारू की जा रही है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर TOW टैंकर के माध्यम से भी पेयजल आपूर्ति की जाएगी और जिले वासियों को यह आश्वस्त किया जा रहा है विभाग की तरफ से कि पेयजल के कोई भी समस्या लोगों को नहीं आएगी और विभाग मुस्तैदी से इस पे कार्रवाई कर रहा है। नहीं, डीडवाना पूरा जिला है वो नहर पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। हमको आगे से जो हमकी डिमांड है उस हिसाब से पानी 175 MLD के अगेंस्ट में अभी बहुत अच्छे से पानी मिल रहा है। 140, 134, 142 MLD पानी मिल रहा है। और गर्मियों के लिए भी क्या है कि रिजर्वायर बने हुए हैं बड़े डैम पे, प्रोजेक्ट हमको वहाँ से पानी उपलब्ध कराता रहेगा। 45 दिन की नहरबंदी के अंदर 30 दिन की नहरबंदी पूर्ण नहरबंदी है और 15 दिन की जो नहरबंदी है वो आंशिक रूप से नहरबंदी है। हमको आगे से पानी मिलता रहेगा तो जिले के अंदर कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। डिमांड गर्मियों में बढ़ जाती है, उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी, जैसे हैंडपम्प रिपेयर, ट्यूबवेल वगैरह जहाँ भी कुछ खराब होगा तो हम उसको तुरंत रिपेयर कराएंगे।
अवैध कनेक्शनों के ऊपर प्रोजेक्ट जैसे कार्रवाई कर रहा है, तो यहाँ भी हमारी जो टीम है वो अवैध कनेक्शन काटने पे भी कार्रवाई कर रही है। प्रतापगढ़ से खबर है जहां पर तैली साहू समाज की आराध्य देवी मां कर्माबाई की भव्य शोभा यात्रा शनिवार को धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा बैंड बाजे ढोल नगाड़ों और धार्मिक उत्साह के साथ गोपालगंज स्थित साहू समाज मंदिर से प्रारंभ हुई और आर्य समाज मंदिर, गांधी चौराहा, सदर बाजार, मानक चौक, लोहार गली तथा देवगढ़ दरवाजा होते हुए कपूरजी की छतरी और खाटू श्याम मंदिर के पास स्थित कर्माबाई चौराहा पर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर इसका भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य नागरिक इसमें शामिल हुए। कर्माबाई चौराहा पहुंचने पर महाआरती का आयोजन किया गया और उसके बाद समाज के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया गया। अंत में सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। कार्यक्रम की जानकारी समाज के शिवपाल साहू ने दी। वहीं प्रतापगढ़ के सुहागपुरा थाना क्षेत्र के पाडलिया ग्राम पंचायत स्थित धोली खड़ा गांव में अचानक आग लगने से किसान रामचंद्र मीणा की 2 बीघा गेहूं की कटाई हुई फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई है, जिससे करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। हालांकि पुष्टि जो है वो जांच के बाद ही होगी। घटना की सूचना मिलते ही पटवारी, तहसीलदार और सुहागपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही नगर परिषद की दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास के खेतों को बचाया गया। प्रशासन अब नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज रहा है और पीड़ित किसान को नियमानुसार सहायता दिलाने का आश्वासन दिया गया है। ग्रामीणों ने ऐसे हादसों में त्वरित राहत देने की मांग उठाई है। हनुमानगढ़ से खबर है जहां पर पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त मुकेश को कोर्ट ने 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं दूसरे आरोपी सोम शर्मा पेश नहीं होने पर फरार घोषित कर दिया गया है। यह मामला 2021 में टाउन थाना क्षेत्र में हुई एक दर्दनाक वारदात से जुड़ा था। प्रतापगढ़ जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें अब तक 2,811 किसानों ने पंजीयन करवाया है। बगवास स्थित फल और सब्जी मंडी में भारतीय खाद्य निगम के 4 केंद्र प्रतापगढ़, धरियावद, छोटी सादड़ी और अरनोद से किसानों की उपज खरीदी जा रही है। शुरुआत में खरीद की रफ्तार धीमी रही और अब तक 6 किसानों ने 630 क्विंटल गेहूं तौलवाया है, लेकिन प्रशासन ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रक्रिया में तेजी आएगी और इस बार प्रतापगढ़ केंद्र पर 30,000 क्विंटल गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। साथ ही राज्य सरकार 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दे रही है। ये खरीद प्रक्रिया 30 जून तक जारी रहेगी और किसानों से अपील की गई है कि वे समय पर पंजीयन कर अपनी उपज निर्धारित केंद्रों पर लाएं। पे अपनी खरीद कार्य गेहूं खरीद कार्य 16 मार्च से शुरू हो चुका है, जो 30 जून तक चलेगा। सभी किसान अपने जन आधार से टोकन बना सकते हैं और अभी तक 2811 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जिसमें से 5 किसानों से तौल कार्य कल तक पूरा हो चुका है, जिसमें 630 कुंटल तक की खरीद सरकारी खरीद पूर्ण हो चुकी है। और इसके हमारे केंद्र पे अभी 3000 MT का लक्ष्य है, जो 30 जून तक हमें पूरा करना है। प्रतापगढ़ पे वहीं अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में गर्मी से पहले जल संकट से बचाव के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने घर घर पानी की सप्लाई जांच अभियान चलाया। अलवर जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला के निर्देश पर एसडीएम बाबूलाल वर्मा ने वाल्मीकि, जोशी और शेड मोहल्लों समेत कई इलाकों में नल कनेक्शनों का निरीक्षण किया। जलदाय विभाग के एईएन शिवराम गुर्जर और वाटर सप्लाई मुकेश अग्रवाल की टीम ने स्पीड मीटर से पानी का प्रेशर और उपलब्धता मापकर गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की। अधिकांश मोहल्लों में पानी की सप्लाई संतोषजनक पाई गई है, जिससे सरकार की तैयारियों और योजनाओं की सफलता साफ झलक रही है। अलावड़ा कस्बे में भी नायब तहसीलदार ने सप्लाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी कमी पर तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। एसडीएम वर्मा ने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा और हर मोहल्ले की नियमित मॉनिटरिंग होगी, ताकि गर्मी के दौरान किसी नागरिक को पानी की समस्या ना हो और आमजन को समय पर पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सके। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश में जो पीएचडी के साथ जल सप्लाई सिस्टम को संयुक्त जांच करने के लिए सोचे कि सप्लाई किस तरह चल रही है, पानी की आगे कोई किल्लत तो नहीं हो, ये जांच करने आए हैं।
तो आज किस मोहल्ले में जांच की है? आज आजाद नगर मोहल्ला, आजाद मोहल्ला है सभी का पानी अलावड़ा का। बिना मोटर के सभी का पानी सही आ रहा है कहीं या? मोटर से आ रहा है, पानी तो सब जगह आ रहा है, हाँ। लेकिन कहीं मोटर से ऊंचाई पर नहीं चढ़ रहा है, वो मोटर से चला रहा है। बाकी अच्छा। सप्लाई बराबर आ रही है। पर्याप्त पानी मिल रहा हाँ, है पर्याप्त पानी लोगों से भी है, प्राप्त पानी। थोड़ा बहुत कहीं ऊंचाई के हिसाब से पानी थोड़ा कम आ रहा है।